मैं डॉक्टर रश्मि चौरसिया, लेक्चरर मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पन्ना। आज मैं आपसे MOM फिफ्थ सेम में पढ़ाए जाने वाले इनकम टैक्स विषय पर चर्चा करने वाली हूँ, जिसका टॉपिक मैंने लिया है यूनिट 4 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें मैंने कुछ लर्निंग आउटकम्स लिए हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, नेट एनुअल वैल्यू या शुद्ध वार्षिक मूल्य क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत मिलने वाले डिडक्शंस और अदर प्रोविजंस। लर्निंग आउटकम्स के आधार पर इस यूनिट को पढ़ने के बाद बच्चे सीख सकेंगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, state the cases of deemed ownership, calculate the net annual value of house property under different categories, or calculate the deduction under section 24 and income from house property. चलिए देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत उन मकानों अथवा उनसे लगी हुई जमीनों के वार्षिक मूल्यों पर आयकर लगाया जाता है जिनका स्वामी करदाता स्वयं होता है। मकान संपत्ति से आय के अंतर्गत करियों के मध्य इस प्रकार हैं, वह मकान जो करदाता ने किराए पर उठाया हो, वह मकान जो स्वयं रहने के लिए प्रयोग हो रहा हो, वह मकान जो आंशिक रूप से स्वयं रहने के लिए और आंशिक रूप से किराए पर उठाया गया हो, कोई भी बिल्डिंग या ज़मीन जो कि उस बिल्डिंग से जुड़ी हुई है को मकान संपत्ति माना जाता है। कोई भी बिल्डिंग या ज़मीन जो कि उस बिल्डिंग से जुड़ी हुई है उसको मकान संपत्ति माना जाएगा। मकान, ऑफिस, दुकान या पार्किंग स्पेस जो किराए पर दिए गए हों वे भी मकान संपत्ति माने जाते हैं। यदि कोई खाली प्लॉट या ज़मीन है उसको किराए पर उठाया जाता है तो यह आय में अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत दिखाई जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत यह आय नहीं आती है। मकान संपत्ति से आय उसके स्वामी के लिए कर योग्य होती है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत मकान संपत्ति का स्वामी निम्न व्यक्ति हो सकते हैं। वह व्यक्ति जिसके नाम से मकान पंजीकृत है। यदि मकान मॉर्टेज पर रखा गया है तो मॉर्टेज रखने वाला व्यक्ति ही मकान संपत्ति का स्वामी माना जाता है। अब देखते हैं डीम्ड ऑनर क्या होता है, जिसको माने हुए स्वामी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को या किसी अवयस्क बच्चे को बिना किसी प्रतिफल के अपनी मकान संपत्ति हस्तांतरित कर देता है तो हस्तांतरण करने वाला व्यक्ति ही उस मकान का स्वामी माना जाता है। मकान बनाने वाली सहकारी समिति द्वारा यदि अपने किसी सदस्य को कोई मकान आवंटित कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति जिसे मकान आवंटित किया गया है मकान संपत्ति का स्वामी माना जाता है। आंशिक अनुबंध पूरा करने पर यदि किसी व्यक्ति को किसी भवन पर कब्जा पाने का अधिकार मिल जाता है तो वह उस भवन का स्वामी माना जाएगा। यदि पट्टे की जमीन पर मकान बनाया है किसी व्यक्ति ने तो मकान बनवाने वाला व्यक्ति उस मकान का स्वामी माना जाएगा। यदि कोई मकान संपत्ति है जिसका स्वामित्व विवादित है तो विवादित स्वामित्व की दशा में जिसके कब्जे में मकान संपत्ति होगी वही उस मकान का स्वामी माना जाएगा। अब देखते हैं मकान संपत्ति से आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। इसमें महत्वपूर्ण होता है मकान का वार्षिक मूल्य, जिसे धारा 23 में एक्सप्लेन किया गया है कि यदि इसमें कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं किराए पर यदि मकान दिया गया है तो धारा 23(1) के अनुसार वह रकम जितने में मकान प्रतिवर्ष उचित रूप से किराए पर उठाया जा सकता है, जिसे संभावित किराया या एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं, सबसे पहले इसे निर्धारित किया जाता है। इसके निर्धारण के लिए 2 कंडीशंस रखी गई हैं। पहली कंडीशन है ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम या रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं तो निम्न में से जो राशि अधिक होगी वह संभावित किराया माना जाएगा। अब ये जो कंडीशंस हैं, फर्स्ट है नगर पालिका मूल्य, यह मूल्य स्थानीय सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा है उचित किराया, इससे तात्पर्य उस राशि से है जो उसी स्थान में उसी प्रकार के मकान से अन्य मकान मालिक प्राप्त कर रहे हैं। इन दोनों कंडीशंस में जो भी राशि अधिक होगी, वह संभावित किराया माना जाएगा। परंतु यदि कोई मकान जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आता है
तो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किराया मानक किराया कहलाता है और निम्न में से जो राशि कम होती है वह संभावित किराया मानी जाएगी। जो हमने ऊपर दो तथ्य हैं, नगरपालिका मूल्य और उचित किराया, इनमें दोनों में जो राशि अधिक होगी वह राशि, या फिर राज्य के किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किराया, जो दोनों में कम होगा वह संभावित किराया माना जाता है। ये कहा जाता है कि संभावित किराया मानक किराए से अधिक नहीं हो सकता, परंतु यह मानक किराए से कम हो सकता है। संभावित किराया स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता है। नेक्स्ट है, यदि मकान या उसका कोई भाग किराए पर उठा हुआ है तथा मकान मालिक द्वारा वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराया उपरोक्त एक में वर्णित उचित किराए से अधिक हो, तो वास्तव में प्राप्त किराया या प्राप्य किराया उसका वार्षिक मूल्य होता है। दिस मीन्स कि जो हमने संभावित किराया निकाला है और जो उसका वास्तविक किराया है, उन दोनों में जो राशि अधिक होगी वह वार्षिक मूल्य कहलाता है। यदि मकान या उसका कोई भाग किराए पर उठा हुआ है और वह पूरे वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहता है और खाली रहने के कारण वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराया उपरोक्त एक में वर्णित किराए से कम है, तो ऐसा प्राप्य या प्राप्त किराया उसका वार्षिक मूल्य कहलाता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें किराए पर दिए गए मकान के आधार पर संभावित किराया या वास्तविक किराया देखना होता है। इन दोनों में जो राशि अधिक होती है वह वार्षिक मूल्य कहलाती है। लेकिन संभावित किराए के निर्धारण के लिए दो कंडीशंस हैं, जिसमें पहला है किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आने वाली और दूसरा है किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाली। तो ये दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं, सकल वार्षिक मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। उचित किराया या नगर पालिका मूल्य दोनों में जो राशि अधिक होगी वह संभावित किराया कहलाएगी, और जो हमने संभावित किराया निकाला है या प्रमाणित मानक किराया जो दोनों में कम होगा वह संभावित किराया कहलाएगा। तो जो दोनों में कम अमाउंट होगा वह संभावित किराया कहलाएगा। संभावित किराए की वास्तविक किराए से तुलना की जाती है और इन दोनों में जो राशि अधिक होती है वह सकल वार्षिक मूल्य कहलाता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, यदि वास्तविक किराया अधिक है संभावित किराए से तो वास्तविक किराया सकल वार्षिक मूल्य होगा। वास्तविक किराया यदि संभावित किराए से कम है और यदि वास्तविक किराया जो कम है उसका कारण मकान का खाली रहना है, तो मकान खाली रहने के कारण यदि उसका वास्तविक किराए का जो अमाउंट है वह संभावित किराए की राशि से कम आता है, तो भी सकल वार्षिक मूल्य वास्तविक किराया ही माना जाता है। परंतु यदि वास्तविक किराया कम है संभावित किराए से और कोई अन्य कारण है, तो सकल वार्षिक मूल्य संभावित किराए को ही माना जाएगा। वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं? इसके लिए यदि मकान पर नगर पालिका द्वारा कोई कर, जिसमें सेवा कर भी शामिल है, लगाया जाता है, तो मकान मालिक द्वारा वहन की गई रकम उस मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से घटा दी जाती है। शेष राशि उसका वार्षिक मूल्य कहलाता है। नगर पालिका कर उस गत वर्ष में घटाए जाएंगे जिनमें उनका वास्तव में भुगतान हुआ हो, चाहे वे चालू वर्ष से संबंधित हो या किसी अन्य गत वर्ष से संबंधित हो। दिस मीन्स कि जो हमने सकल वार्षिक मूल्य निकाला है उसमें से हमें वास्तव में यदि मकान मालिक द्वारा जितना भी कर चुकाया जाता है नगर पालिका कर के रूप में या नगर पालिका कर के रूप में, जो कि चाहे गत वर्ष से संबंधित रहे हो या पिछले गत वर्षों से संबंधित रहे हों, वे सभी जो अमाउंट है उसको हमें लेस करना होता है। सामान्य रूप से सेवा कर में जल कर, अग्नि कर, शिक्षा कर, सफाई कर आदि आते हैं। ये इन करों का भी भुगतान यदि ऑनर द्वारा किया जाता है तो यह कर भी इसे भी डिडक्ट किया जाता है। वार्षिक मूल्य की गणना को एक फॉर्मेट के रूप में बताया गया है। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में तुलना करते हैं। जो दोनों में अधिक होता है दिस इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू या सकल वार्षिक मूल्य।
इसमें से हम घटाते हैं नगर पालिका कर का भुगतान जो कि मकान मालिक द्वारा वहन किया गया है, और अप्राप्य किराया या जो कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो, इनको लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है, दिस इज एनुअल वैल्यू। अब देखते हैं विभिन्न परिस्थितियों में मकान का वार्षिक मूल्य किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। परिस्थितियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे पहला कुछ कंडीशंस ली हैं, जैसे किराए पर दिया गया मकान जो गत वर्ष में ना तो किसी भी समय खाली रहा हो, ना ही अप्राप्य किराए की राशि रही है, तो ऐसी स्थिति में संभावित किराया या वास्तविक किराया जो दोनों में अधिक होगा सकल वार्षिक मूल्य कहलाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ली गई है, किराए पर दिया गया मकान जो पूरे गत वर्ष में कुछ माह खाली रहा है। ऐसी स्थिति में यदि पूरा मकान पूरे वर्ष खाली रहा है तो सकल वार्षिक मूल्य उसका निल होगा, परंतु यदि मकान गत वर्ष में कुछ माह ही खाली रहा है तो वास्तविक किराया और संभावित किराया दोनों की तुलना की जाती है। और कुछ माह खाली रहने के कारण यदि वास्तविक किराया की राशि कम भी होती है तो भी उसे सकल वार्षिक मूल्य के रूप में माना जाता है। यदि वास्तविक किराया संभावित किराए से कम है तो ऐसी स्थिति में मकान खाली होने के कारण कम है तो सकल वार्षिक मूल्य वास्तविक किराया माना जाता है। यदि मान लीजिए यदि किराए पर दिया गया मकान जो गत वर्ष में कुछ माह के लिए खाली रहा है और अप्राप्य किराया भी है तो सकल वार्षिक मूल्य उपरोक्त आधार पर निर्धारित राशि होगा। इसका मतलब है कि यदि मकान खाली रहने के कारण वास्तविक किराए की राशि कम आती है तो वास्तविक किराए की राशि यदि मकान खाली रहने के कारण कम आती है संभावित किराए से, तो सकल वार्षिक मूल्य वास्तविक किराए को ही माना जाता है। इसमें से घटाया जाता है यदि गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा जो भी कर चुकाया गया है और यदि कोई राशि अप्राप्य है किराए के रूप में, लेकिन वह कंडीशन 4 की जो शर्तें हैं वह पूरी करती हो, नियम जो 4 है उसकी शर्तें पूरी करती हो, तो इनको लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है दिस इज एनुअल वैल्यू। अब हम देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में डिडक्शंस कितने प्रकार के मिलते हैं। किराए पर दिए गए मकान के संबंध में कटौतियों की यदि बात की जाए तो उसमें मानक कटौती होती है और स्टैंडर्ड और इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती मिलती है। मानक कटौती वार्षिक मूल्य का 30% दी जाती है। वहीं ऋण पर ब्याज की कटौती के संबंध में यदि मकान संपत्ति खरीदने, बनवाने, मरम्मत कराने या इसे पुनर्निर्माण कराने के लिए ऋण लिया गया है तो ऋण पर ब्याज की राशि चाहे भुगतान किया गया हो इस ऋण पर ब्याज का या ना किया गया हो, कटौती योग्य होता है। यदि उपयुक्त वर्णित उद्देश्यों के लिए ऋण लिया गया था तथा उसे चुकाने के लिए कोई नया ऋण लिया जाता है तो नए ऋण का ब्याज भी कटौती योग्य होता है। इसी प्रकार ऋण लेने के लिए दी गई दलाली या कमीशन कटौती योग्य नहीं होती है। यदि किसी गत वर्ष में ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सका है और अगले वर्ष अदत्य ब्याज की राशि पर भी ब्याज चुकाया गया है तो ऐसा ब्याज कटौती योग्य नहीं होगा, क्योंकि मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज की राशि की कटौती स्वीकृत है, चाहे ब्याज का भुगतान किया गया हो या ना किया गया हो। धारा 24B के अनुसार इसे वर्णित किया गया है। इसी प्रकार मकान बनकर तैयार होने से पूर्व या खरीदने से पूर्व की अवधि के ब्याज के संबंध में ऐसा ब्याज यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं है तो यह ब्याज मकान खरीदने अथवा बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष से प्रारंभ होकर 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होगा। जैसे यदि कोई 1 अप्रैल 2017 को 3 लाख रुपए का ऋण 10% की दर से मकान बनवाने के लिए यदि लिया गया है और मकान 31 मार्च 2020 को बनकर तैयार हो गया है तो गत वर्ष 19-20 में वर्ष 19-20 का ब्याज 30,000 रुपये तथा गत वर्ष 17-18 और 18-19 का ब्याज 60,000 रुपये का 1/5 भाग अर्थात 12,000 रुपये कटौती योग्य होगा। मतलब ये है कि गत वर्ष का पूरा ब्याज कटौती योग्य होगा, लेकिन जो मकान बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष से पूर्व का जो भी ब्याज होगा
वह 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होगा। इसका मतलब है जो पूरा डिडक्शन इसको मिलेगा वह 30,000 धन 12,000 मतलब 42,000 रुपये का मिलेगा। निर्माण से पूर्व अवधि ऋण लेने की तिथि से प्रारंभ होकर मकान संपत्ति के निर्माण पूरा होने के वर्ष से ठीक पहले समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि या ऋण के भुगतान की तिथि जो भी पहले हो को समाप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि ऋण लेने की तिथि 1/3/2017 तथा मकान निर्माण की तिथि 31/3/2019 है तो मकान के निर्माण से पूर्व की अवधि 1/3/17 से 31/3/18 अर्थात 13 माह की होगी। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, इसके लिए सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, इसमें से सकल वार्षिक मूल्य लिया जाता है, इसमें से घटाया जाता है लोकल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अनरियलाइज्ड रेंट ये घटाए जाते हैं। इसके बाद एनुअल वैल्यू आती है जिसको हम वार्षिक मूल्य कहते हैं, इसमें से घटाया जाता है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत। फर्स्ट है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, दिस इज स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको हम 30 मानक कटौती कहलाती है ये, जो कि 30 शुद्ध वार्षिक मूल्य का वार्षिक मूल्य का 30% रहती है। और वहीं इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती मिलती है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ और रिपेयर ऑफ हाउस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। और सेकंड है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पीरियड टू द प्रीवियस ईयर इन विच the house is computed is also allowable in 5 equal annual installments। तो इन दोनों डिडक्शंस को घटाने के बाद जो हमारी इनकम आती है दिस इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ये पहली कंडीशन थी। अब हम सेकंड कंडीशन में देखते हैं स्वयं के रहने के संबंध में मकान से आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। किसी भी मकान संपत्ति से आय की गणना करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं के रहने के मकान का पूरे वर्ष के लिए सकल वार्षिक मूल्य या ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात की जाती है। स्वयं के रहने के लिए मकान संपत्ति जिसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहा जाता है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमेशा नील होती है। लेकिन कोई भी मकान संपत्ति सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तब समझी जाती है जब वह दो कंडीशंस पूरी करे। फर्स्ट, उस मकान के स्वामी उस मकान के किसी भी भाग को उस वर्ष में किसी भी समय किराए पर नहीं दिया गया हो और वह व्यक्ति उस मकान से किसी भी तरह के कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा हो। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से अपने मकान में नहीं रह पा रहा हो तो वह संपत्ति भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान संपत्ति मानी जाती है। यदि वह व्यक्ति अपनी नौकरी या बिजनेस या प्रोफेशन के कारण किसी अन्य जगह होने की वजह से उसे काम में नहीं ले पा रहा है, दिस मीन्स कि यदि किसी व्यक्ति की नौकरी है या उसका बिजनेस है या प्रोफेशन से रिलेटेड पर्सन है और उसका बिजनेस कहीं और दूसरी जगह पर है और उसके कारण वह अपनी हाउस प्रॉपर्टी को काम में नहीं ले पा रहा है तो जिस जगह पर वह रह रहा है वहाँ उसके पास कोई दूसरा मकान नहीं होना चाहिए स्वयं का। तो ये भी इम्पोर्टेंट कंडीशन है। किसी भी तरह के अन्य लाभ उस संपत्ति से प्राप्त नहीं हो रहे हों, मतलब जो उसकी हाउस प्रॉपर्टी है उसमें ये 3 कंडीशंस लागू होती हैं कि उस पहली बात तो कि वह उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हो। रीज़न हो सकते हैं उसका बिजनेस, उसकी सर्विस, उसका प्रोफेशन किसी दूसरी जगह पर है, लेकिन जिस दूसरी जगह पर वह रह रहा है उसका स्वयं का उसका कोई भी मकान नहीं है और साथ ही जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे वह कोई भी अर्न नहीं कर रहा है। यदि ये उपरोक्त शर्तें पूरी होती है तो इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। यदि नहीं होती है तो इसे किराए पर दिया हुआ माना जाता है। स्वयं के रहने के संबंध में आय की गणना के लिए सकल वार्षिक मूल्य हमेशा शून्य होता है। मकान मालिक द्वारा गत वर्ष में दिए गए नगर पालिका कर की जो राशि रहती है वह कटौती योग्य नहीं होती है। वार्षिक मूल्य शून्य होता है। खर्चों के संबंध में मानक कटौती शून्य होती है। ऋण पर ब्याज के संबंध में इसे 30 लाख और 2 लाख तक की कटौती मिलती है। 30,000 रुपये की कटौती और इन सभी को इसके बारे में इम्पोर्टेंट है ये जो डिडक्शन मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन के संबंध में इम्पोर्टेंट नोट है।
इसके संबंध में 30,000 रुपये तक ब्याज की कटौती यदि ऋण 31/3/99 से पहले या बाद में लिया गया हो। मकान संपत्ति खरीदने, बनवाने, पुनर्निर्माण या मकान की मरम्मत के संबंध में 30,000 रुपये तक की कटौती की छूट कटौती मिलती है। लेकिन 2 लाख रुपए तक ब्याज की कटौती यदि ऋण 31/3/99 के बाद लिया गया हो और मकान संपत्ति खरीदने या मकान संपत्ति बनवाने के लिए लिया गया हो, तभी इसे छूट मिलेगी 2 लाख रुपए की। कर निर्धारण वर्ष 2021 से धारा 23 एवं 24 में संशोधन किए गए हैं। फर्स्ट है, स्वयं के रहने के मकान के संबंध में सकल वार्षिक मूल्य एक मकान की बजाय 2 मकानों के लिए होगा, जो कि 0 होगा। दोनों ऐसे मकानों के संबंध में ब्याज की कटौती का योग 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन है, मकान संपत्ति से हानि की पूर्ति किसी अन्य मकान संपत्ति की आय से या आय के किसी अन्य शीर्षक की आय से की जा सकती है। शेष हानि की पूर्ति अगले 8 वर्षों में मकान संपत्ति की आय से की जाएगी। मतलब यदि मकान संपत्ति से हानि हो रही है तो इस हानि की पूर्ति अन्य मकान संपत्ति की आय से या फिर किसी भी अन्य शीर्षक की आय से इस हानि की पूर्ति की जा सकती है। और यदि उसके बाद भी कुछ रिमेनिंग लॉस रहता है तो उस हानि की पूर्ति अगले 8 वर्षों में मकान संपत्ति की आय से ही की जाएगी। उसको समरी के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं स्वयं के रहने के मकान के संबंध में संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य 0 होता है, नगर पालिका की कटौती भी 0 होती है, शुद्ध वार्षिक मूल्य 0 होता है, मानक कटौती भी 0 होती है। परंतु उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के संबंध में उधार ली गई पूंजी पर ब्याज में कटौती के लिए 30,000 रुपये या 2 लाख रुपये कोई भी अमाउंट इसका डिडक्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी अन्य स्थान पर रोजगार या व्यवसाय के कारण स्वामित्व वाली मकान संपत्ति के संबंध में संपत्ति को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है, इसलिए सकल वार्षिक मूल्य 0 होता है, नगर पालिका कर की कटौती भी 0 होगी, शुद्ध वार्षिक मूल्य 0 होगा और मानक कटौती भी 0 होगी। परंतु उसे इसके संबंध में लिए गए ब्याज की कटौती 30,000 रुपये या 2 लाख रुपये मिल सकती है। संपत्ति को यदि किराए पर उठाया गया है तो धारा 23(1) के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी और नगर पालिका कर की जो छूट मिलेगी वास्तविक भुगतान के आधार पर प्राप्त होगी और संपत्ति का शुद्ध वार्षिक मूल्य सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर और अप्राप्य किराए को घटाया जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो शुद्ध वार्षिक मूल्य कहलाएगी। मानक कटौती शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% मिलेगी। उधार ली गई पूंजी के संबंध में यह ब्याज मकान खरीदने अथवा बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष से प्रारंभ होकर 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होता है। यदि एक से अधिक स्व अधिकृत संपत्ति है तो करदाता द्वारा चुनी गई केवल एक संपत्ति को स्वामित्व वाली मकान संपत्ति माना जाएगा और अन्य सभी संपत्तियों को मकान संपत्ति से आय की गणना के उद्देश्य से किराए पर दिया गया माना जाएगा। वर्ष में कुछ अवधि के लिए मकान किराए पर दिया गया हो और कुछ अवधि के लिए स्वयं रह रहा है यदि तो मकान को किराए पर उठाया गया मान लिया जाएगा और उस अवधि के लिए कोई रियायत नहीं मिलेगी जिसके दौरान संपत्ति उसके स्वामित्व में थी। संपत्ति का एक हिस्सा किराए पर दिया गया है और अन्य भाग का उपयोग स्वयं के लिए यदि किया जा रहा है तो संपत्ति के प्रत्येक भाग को अलग संपत्ति माना जाएगा और उसी के अनुसार आय की गणना की जाएगी। तो इस प्रकार से ये समरी के रूप में बताया गया है। अब कुछ और चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, जैसे नगर पालिका कर गृह संपत्ति के संबंध में किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवा कर सहित नगर पालिका करों में कटौती की जाती है यदि कर स्वामी द्वारा वहन किए जाते हैं तथा कर वास्तव में वर्ष के दौरान उसके द्वारा भुगतान किया गया हो। मतलब यदि जो ऑनर है उसके द्वारा मकान के स्वामी द्वारा ही कर की राशि का भुगतान किया जाना जरूरी है और वास्तव में भुगतान की गई राशि ही नगर पालिका कर की कटौती मानी जाएगी। मानक कटौती के संबंध में यदि पिछले वर्ष के दौरान संपत्ति को किराए पर रखा गया है
तो शुद्ध जो मकान संपत्ति है उसके शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% कटौती योग्य होता है। इसी प्रकार धारा 24B के अनुसार पूंजी पर ब्याज की कटौती या ऋण उधार जो ऋण पर ब्याज है उस पर ब्याज की कटौती की यदि हम बात करें तो किराए पर मकान संपत्ति के संबंध में अधिग्रहण, निर्माण, मरम्मत, पुनः निर्माण के उद्देश्य से उधार ली गई पूंजी पर वास्तविक ब्याज की कटौती दी जाती है। यह ब्याज मकान खरीदने या बनकर तैयार होने वाले गत वर्ष से प्रारंभ होकर 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती योग्य होता है। इसी प्रकार से स्वयं के रहने वाले आवासीय संपत्ति के संबंध में उधार ली गई पूंजी पर ब्याज के संबंध में कटौती के लिए 30,000 रुपये या 2 लाख रुपये, 30,000 रुपये तक ब्याज की कटौती यदि मकान संपत्ति खरीदने, मकान बनवाने या पुनर्निर्माण या मकान की मरम्मत के संबंध में हो, और 2 लाख रुपए तक की ब्याज की कटौती यदि ऋण 31/3/1999 के बाद लिया गया हो, मकान संपत्ति खरीदने, मकान संपत्ति बनवाने के संबंध में ही यह कटौती योग्य होगा। कुछ नॉलेज असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्वयं के रहने के मकान के संबंध में मकान का वार्षिक मूल्य होता है। इसमें 4 ऑप्शंस लिए गए हैं, 0 नगर पालिका मूल्य, मकान का वास्तविक मूल्य या इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से स्टूडेंट्स समझ पाएंगे कौन सा आंसर सही है और वो अपना एक असेसमेंट के रूप में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। मानक कटौती होती है वार्षिक मूल्य का 30%, वार्षिक मूल्य का 20%, नगर पालिका मूल्यांकन का 30% या नगर पालिका मूल्यांकन का 20%। इसी प्रकार स्वयं के रहने के मकान के मरम्मत के संबंध में ऋण पर ब्याज की अधिकतम राशि होती है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये या 50,000 रुपये। किराए के मकान के संबंध में ऋण पर ब्याज की कटौती स्वीकृत होती है 1/4 भाग, 2/5 भाग, 4/5 भाग या 1/3 भाग। कौन सी आय कर योग्य नहीं है इसके संबंध में, कौन सी आय मकान संपत्ति के संबंध में कर योग्य नहीं है, दिस मीन्स फार्म हाउस, राजा का महल, व्यापारिक भवन या उपरोक्त सभी। कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चंस लिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे वार्षिक मूल्य क्या होता है, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कटौतियाँ कौन सी हैं, कुछ माह खाली रहे मकान के संबंध में वार्षिक मूल्य क्या होगा। इसी तरह से कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, मकान संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत वार्षिक मूल्य को परिभाषित कीजिए, वार्षिक मूल्य में से घटाई जाने वाली स्वीकृत कटौतियों को विस्तार से समझाइए, ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य आप किस प्रकार निर्धारित करेंगे जो कि गत वर्ष में कुछ माह खाली रहा हो। इस प्रकार से कुछ ये क्वेश्चंस हैं और इनसे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल सकती है, चाहे वो थियोरेटिकल करें या प्रैक्टिकल, वाइवा में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में मैंने कुछ सोर्सेज का सहारा लिया है। डॉक्टर HC मेहरोत्रा एवं डॉक्टर SP गोयल की बुक है जो कि आयकर विधान एवं लेखे शीर्षक है, जिसका साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा का है ये पब्लिकेशन और 2020 का पब्लिकेशन है। इसी प्रकार www.incometaxindia.gov.in इस साइट से मैंने काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं, www.taxguru.in और cbscacademic.nic.in, इन सभी सोर्सेज से मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। तो थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा।